नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनावी बिसात को लेकर है। आज उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। कुछ ही देर के बाद तमाम चेहरे आपको शपथ ग्रहण करते हुए दिखाई देंगे। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले योगी कैबिनेट में 4 नए मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। इसमें ओम प्रकाश राजभर का नाम महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एनडीए में शामिल हुए राष्ट्रीय लोकदल के दलित विधायक को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। पूर्वांचल में बीजेपी के नेता और ओबीसी के बड़े चेहरे दारा सिंह चौहान को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी से एक ब्राह्मण चेहरे सुनील शर्मा को भी मंत्री बनाया जा रहा है। इस मंत्रिमंडल विस्तार का चुनावी विमर्श यही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीतने का प्लान तैयार कर रही है और हर एक वोट जरूरी होता है। इसी लक्ष्य के साथ अपनी रणनीति बना रही है। खासकर ये माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को साथ लाकर बीजेपी ने पूर्वांचल में अपना गणित ठीक करने की कोशिश की है। आरएलडी को साथ लाकर पश्चिमी यूपी का हिसाब दुरुस्त किया जा रहा है। जाति जाति जोड़कर सबको साथ लेकर चलने का क्या चुनावी फायदा बीजेपी को मिल सकता है, इसी मुद्दे पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर कैबिनेट विस्तार में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने वाला है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ओम प्रकाश राजभर का परिवार पहुंच चुका है। ढोल नगाड़े अलग अलग जगहों पर बजाए जा रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, योगी कैबिनेट का ये विस्तार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बताते चले 2014 के मुकाबले 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इसी वजह से हर एक कील कांटे वो दुरुस्त करने की तैयारी कर रही है। जाति जाति जोड़कर एक तरफ ओम प्रकाश राजभर 4% राजभर वोटों को खुद के साथ साधने की कोशिश है, तो 11% ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की कोशिश के तहत एक शर्मा को, एक ब्राह्मण चेहरे को यहां पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। SC ST में सेंध मारने की भी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि 2019 में एक तरफ बीएसपी दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने आपस में चुनाव लड़कर जो गठजोड़ तैयार किया था उससे बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। कुमार, अभिषेक, समर श्रीवास्तव इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। स्टूडियो में भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उन सभी से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आते हुए कितनी देर में ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और आज क्या कुल 4 लोग शपथ लेने वाले हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए चित्रा, ठीक 5 बजे का वक्त है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। हालांकि अंदर जितने मेहमान हैं सब पहुंच चुके हैं। जो भी जिन्हें शपथ लेना है वो भी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अभी पहुंचने वाले हैं और साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम भी पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर के किसी भी वक्त ये शपथ ग्रहण का समारोह शुरू हो सकता है। सबसे वरिष्ठ अगर इसमें देखा जाए तो दारा सिंह चौहान हैं, जो सांसद, मंत्री, विधायक, MLC सब कुछ रह चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर हैं, वो भी वरिष्ठ हैं, और साथ साथ आरएलडी के अनिल कुमार और फिर नए नवेले चेहरे के तौर पर साहिबाबाद से अनिल शर्मा हैं। तो ये चारों शपथ आज अभी थोड़ी देर में होगा। तकरीबन 5:30 से 5:45 के बीच में ये शपथ ग्रहण का समारोह खत्म हो जाएगा और उसके बाद हाई टी का कार्यक्रम है, यानी 6 बजे से 7 बजे तक राजभवन के भीतर ही आपसी मेल मिलाप और बातचीत का जो हाई टी होता है वो होना है। तो कुल मिलाकर के 4 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं, जिनके नाम हम लोग सुबह से बता रहे हैं। और इसके पीछे की वजह यह है कि 2024 के चुनाव को साधना है, चाहे वो सामाजिक और जातीय समीकरण के जरिए साधा जाए या फिर पूरब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की बात हो। जहां बीजेपी को 2022 में झटका लगा था, उसी इलाके को ये दुरुस्त करने की कवायद दिखाई देती है। बीजेपी ने कील कांटे ठीक करने की कोशिश की है और आज जब ये 4 मंत्री बन जाएंगे उसके बाद उस दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम दिखाई देगा। चित्रा, समर्थ, अब सीधे आपके पास आते हुए अभिषेक ने जो जानकारी दी है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी जरा पीछे की तस्वीरें आप दिखाएं। लेकिन बड़ा जाति जाति जोड़कर, एक तरफ तो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जाति जाति जोड़कर ये जो कील कांटे दुरुस्त करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं? समर्थ। चित्र, बीजेपी जातिगत समीकरणों के जरिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को देख रही है। अगर आप इन चारों को देखेंगे तो इसमें दलित भी हैं, 2 ओबीसी भी हैं और एक ब्राह्मण भी हैं। पूरी कास्ट इक्वेशन बीजेपी ने तैयार कर रखी है। और कुछ ही दिन पहले, जिससे आप समझिए कि लोकसभा चुनाव अनाउंसमेंट में कुछ ही दिन रह गए, उससे ठीक पहले कैबिनेट एक्सपेंशन होता है। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजभवन में है और तस्वीरें भी आपको मैं दिखाता चलूंगा। यहाँ से आप आएंगे तो ये वो एंट्री गेट है जहां से तमाम मंत्री जो 4
उम्मीदवार हैं या यूं कहे जो 4 संभावित चेहरे हैं जिनका जो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, जो शपथ लेंगे मंत्री पद की, वो इसी रूट के जरिए अंदर गए हैं। और यहाँ पर देखिए तमाम राजभर समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे एक बार। तो आखिरकार मौका आ गया, ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन रहे, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? बहुत हम लोग खुश हैं, सभी कार्यकर्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कैसा पल आप लोगों के लिए? उन्होंने कहा था कि होली नहीं मनाएंगे अगर इस बार मंत्री नहीं बनेंगे। ऐसा कोई बात नहीं था। इस बार खुशी है आप लोग? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले थे जब परिवर्तन होगा तो मंत्री बनेंगे। परिवर्तन होगा तो मंत्री बनेंगे। तो आप चित्र देख सकती हैं, लगातार काफिला जो है गाड़ियों का यहाँ सिलसिला निकलना शुरू हो गया है। तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार है। चारों जो संभावित हैं चेहरे हैं वो चारों ही इस वक्त राजभवन के अंदर जा चुके हैं। तो अपने अपने समर्थक यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? राजभर आखिरकार मंत्री आज बन रहे हैं, क्या? अरे देखिए, आज तो बड़ी खुशी का माहौल है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, सीधे राजभवन का रुख करते हैं, सुनते हैं वहां पर राष्ट्रगान हो रहा है। राष्ट्रगान का समापन हो चुका है और अब यहां पर तमाम चेहरे, जिसमें सबसे ज्यादा नजरें आप देख पा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के चेहरे पर ही लगी रहने वाली हैं। सारे कील कांटे दुरुस्त करने के साथ ही साथ यहां पर कोशिशें यही है 3 से 4% जो राजभर वोट है। आपको याद होगा 2019 के इलेक्शन में पूर्वांचल की 26 में से 7 सीटों पर बुरी तरह से हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा था, लेकिन कुल मिलाकर राजभर वोटों के सहारे और एक तरफ बीएसपी अब चूंकि चुनावी गठबंधन का हिस्सा नहीं है किसी के भी साथ, तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है, सुनते हैं। उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है श्री ओम प्रकाश राजभर, माननीय सदस्य विधानसभा जहूराबाद। श्री दारा सिंह चौहान, माननीय सदस्य विधान परिषद। श्री अनिल कुमार, माननीय सदस्य विधानसभा पुरकाजी। श्री सुनील कुमार शर्मा, माननीय सदस्य विधानसभा साहिबाबाद। अब मैं एक एक महानुभावों से निवेदन करूंगा, वो सामने आएंगे और आकर के शपथ लेंगे, माननीय राज्यपाल महोदय से शपथ लेंगे। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने के लिए पधारने का कष्ट करें। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने
कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अनिल कुमार जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सुनील कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 लोगों का शपथ ग्रहण हो चुका है, जिनमें से 2 ओबीसी चेहरे, एक एसटी और एक ब्राह्मण चेहरे को शामिल करके 2024 की बिसात पर 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखा गया है। खासतौर से पूर्वांचल पर नजर है, जहां पर 7 सीटों में हार का सामना पिछली बार 2019 के इलेक्शन में उसको करना पड़ा था। शपथ ग्रहण समारोह यहां पर संपन्न हो गया है। एक बार फिर से राष्ट्रगान होगा, लेकिन इसके जरिए जो हुंकार भरने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, क्या उसमें उसको कामयाबी मिलेगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में आ चुके हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मौजूद हैं। धर्मवीर चौधरी जी, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। संगीत रागी जी भी हमारे साथ दिखाई देंगे। मैं चाहूंगी वो तस्वीरें आप दिखाते रहिए जो राजभवन से तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि फोटो सेशन होगा और इसी के साथ ही साथ ये तमाम वो चेहरे आप देख रहे हैं। देखिए, गुलाब का एक फूल देकर सभी को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, और इनमें से 3 वो चेहरे हैं जो 2022 में बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में थे।
लेकिन समय का गठजोड़ ऐसा बदला कि इस बार बीजेपी के साथ आ गए। 24 का चुनाव है, लिहाजा ये जो तस्वीरें हैं इसके जरिए समूचे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश है। आशुतोष जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए क्या संकेत और संदेश जाएंगे इन तस्वीरों के जरिए? तो बिल्कुल, ये तो 2024 के चुनाव के मद्देनजर सारा किया गया। अगर आप कास्ट कॉम्बिनेशन देखें तो वो दो इसमें से पिछड़ी जाति के, अति पिछड़ी जाति के हैं, दलित और ब्राह्मण। तो इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों दलितों को संदेश देना चाहती है कि वो सबको रिप्रेजेंट करती है और सबको साथ लेकर चलने वाली कोशिश। लेकिन इसमें जिस तरीके से दारा सिंह चौहान का सिलेक्शन है, अभी वो चुनाव हारे हैं, घोसी से 44,000 वोटों से हारे हैं वो। और अब अभी हमारे साथ वो कैसे एमएलए भी नहीं है, एमएलसी है। तो एक कैंडिडेट जो चुनाव बुरी तरीके से हारा है और कई बार पार्टियों को इधर उधर बदल चुके हैं, या ओम प्रकाश राजभर भी का पार्टी अभी बीजेपी में थे, फिर समाजवादी पार्टी में, फिर बीजेपी के अंदर, तो इनको लाने से क्या वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है, ये संदेश क्या जा रहा है? वो जो 1.5 से 2% के बीच इनका वोट बैंक है, उसको अपने साथ लाने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है। देखिए, अगर ऐसा होता तो घोसी के अंदर दारा सिंह चौहान क्यों हारते? वो भी बुरी तरीके से हारे हैं। चलो 1000 वोट से हारते या 2000 वोट से हारते तो समझ में आती। बुरी तरीके से वहां पे चुनाव हारे हैं, तो बुरी तरीके चुनाव हारने का मतलब जो अपने चुनाव नहीं जीत सकता है, वो अपनी जाति का कितना वोट अपने साथ लेकर आएगा। और क्या ये जो परसेप्शन है कि एक लीडर अगर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएगा, उसको मंत्री बना दिया जाएगा, तो उसकी पूरी की पूरी जाति उसको वोट कर देगी, मुझे लगता है ये परसेप्शन गलत है। क्या ये परसेप्शन गलत है? ओपी राजभर के साथ भी माना जाता है कि 3 से 4% जो राजभर वोट है, वो वोट बैंक पाला बदलने के साथ शिफ्ट हो जाता है। 2022 में अखिलेश यादव ने अगर 111 सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी, तो उसमें ओपी राजभर का भी रोल माना गया था। या जो बातें आशुतोष जी कह रहे हैं वो सही है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने जब राजभर जाति की राजनीति शुरू की, और तब वो निश्चित रूप से राजभरों के एक बड़े नेता के रूप में उभरे। हालांकि इसके पहले भी रामाचल राजभर, सुखदेव राजभर जैसे राजभर नेता हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अपनी एक छवि बनाई सोनेलाल पटेल की तरह, जैसे उन्होंने बनाई। लेकिन दिक्कत ये हुई कि ओम प्रकाश राजभर का जो पूरा राजनीतिक सफर है, वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, बहुजन समाज पार्टी से शुरू होकर के फिर अपनी पार्टी बनाते हैं, फिर वो बीजेपी के साथ जाते हैं। बड़बोले तो बहुत ज्यादा हैं। फिर वो बड़बोला शब्द छोटा पड़ जाता है उनके सामने, और उसके बाद वो फिर बीजेपी के साथ गए, बीजेपी के बाद फिर नाराज, क्या क्या उन्होंने योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, सबके बीजेपी नेताओं के बारे में क्या क्या नहीं कहा। उसके बाद फिर अखिलेश जी के साथ गए, फिर 2022 में चुनाव लड़े, और फिर वापस बीजेपी के साथ आ गए, और अब वो मंत्री बन रहे हैं। तो क्या उनकी जो बिरादरी है, जिसके वोटों की वो मानते हैं कि सबसे बड़े वो स्वयंभू नेता हैं, उनके इस इधर से उधर जाने पर भरोसा करेगी? ये एक प्रश्न जरूर है। दारा सिंह चौहान का जैसे है, दारा सिंह चौहान पहली बार राज्यसभा में भेजे गए थे बहुजन समाज पार्टी के द्वारा 1996 में, और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में भी रहे, फिर बीजेपी में आए, फिर इधर से, और बीजेपी में आके मंत्री रहे वो पूरे 5 साल। और चुनाव के टाइम स्वयं तो आपके बगल में बैठे धर्मवीर जी से खुश हो रहे होंगे या दुखी हो रहे होंगे बीएसपी के नेता? वो उधर चले गए, और फिर जैसा कि आशुतोष कह रहे हैं, अपना चुनाव भी हार गए, लेकिन फिर भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने नवाजा है। तो इससे एक चीज लगती है कि 24 के चुनाव में भाजपा कोई किसी तरह का खतरा नहीं लेना चाहती है। वो एक एक सीट पर, एक एक वोट पर नजर रख रही है, और इस समय नहीं है कि अपने दुनिया चौहान नेता या अपने तैयार किए गए नेताओं को आगे कर सके। तो इसलिए उसको इन आरोपित नेताओं से, आयातित नेताओं से उसका सहारा लेना पड़ेगा। के शर्मा जी इसका जवाब देंगे, लेकिन स्टूडियो में धर्मवीर जी भी मौजूद हैं। तो दारा सिंह चौहान पहले बीएसपी में थे, उसके बाद वो अलग अलग दलों से होते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो खुश हो रहे हैं आप उनको मंत्री बनता देखकर? चौधरी साहब देखिए चित्रा जी, तीन महापुरुषों की बात मैं करूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस अंत्योदय की परिकल्पना की थी और जिसको साकार करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन खपाया, जिन चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों ने दलित, मजदूर, किसानों को आगे ला करके उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी, आज मैं ये देख पा रहा हूं कि सत्ता में भागीदारी के बगैर आपका भला नहीं हो सकता। तो ये जो समुदायों को जो भागीदारी बीजेपी दे रही है, पहले बीजेपी 2 समुदायों की पार्टी कही जाती थी, लेकिन आज बीजेपी ने सबके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो ये स्वागत योग्य कदम है। और ये जो 3 मंत्री बने हैं, नेताजी लोग स्टूडियो आते हैं तो मैं विपक्ष का नेता समझकर सवाल पूछती हूँ, और उसके बाद स्टूडियो में ही आप लोग यहाँ पर बीजेपी के, मेरे लिए तो बड़ा संकट हो गया है। एक मिनट चित्रा जी, मुझे बोलने दीजिए। ये जो 3 नेता हैं, ये मान्यवर साहब काशीराम जी की पौधशाला के पेड़ हैं। दारा सिंह चौहान, राजभर साहब और अनिल भाई को तो हमने साथ में इलेक्शन जितवाया था पुरकाजी से बीएसपी के चुनाव पर। तो ये जो है, ये तीनों
बहुजन समाज पार्टी के सिपाही रहे हैं और ये मान्यवर साहब काशीराम जी के ही शिष्य हैं। लेकिन आज अगर इनको सत्ता में भागीदारी मिल रही है तो ये स्वागत योग्य कदम है। बीएसपी खुश है? नहीं, बीएसपी खुश नहीं है। बीएसपी का तो धमाका 2 दिन बाद होने वाला है, उसका आप इंतजार करिए। बहन जी की तरफ से धमाका होने वाला है। ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। क्या धमाका हो सकता है? चित्रा जी 2-3 संकेत दीजिए, क्या धमाका हो सकता है? चित्रा जी देखिए, बीएसपी को जो लोग कम आंक रहे हैं, बहन जी को जो लोग कम आंक रहे हैं, वो कम ना आंकें, वो गलतफहमी में है। यही मैं कह रहा हूँ। धमाका बताइए ना। तो धमाका होने वाला, उसका इंतजार करिए आप। अबे इंतजार कौन करेगा? अभी बता दीजिए आप, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। शामिल हो जाएंगे। अभी तो बीजेपी धमाका कर रही है मंत्रिमंडल में जगह दे करके, तो इनका स्वागत करेंगे। जब वो धमाका करेंगे तो उनका भी स्वागत करेंगे। तो क्या मायावती जी बीजेपी में आने वाली है क्या? देखिए, सबसे बड़ा धमाका तो ये हो सकता है कि मायावती जी खुद बीजेपी में शामिल हो जाए। नहीं नहीं, करके सरकार पूरी तरह जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन गरीब कमजोर के यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसका निस्तारण करने का काम करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ गया है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, देश में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है। जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार से इस सरकार की गरीब तुलना कर रहा है तो कहता है कि योगी जी की सरकार अच्छी है। ओपी राजभर को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले कि बार बार ऐसा कहा जाता है कि पाला बदलने के बाद राजभर वोट इनके साथ शिफ्ट होता हुआ चला जाता है। खासतौर से अगर पूर्वांचल की बात करें, कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर इनका वोट बैंक बीजेपी को मदद कर सकता है, तो उनमें से है लालगंज, घोसी, जौनपुर जो बीजेपी हार गई थी, वाराणसी, गाजीपुर बीजेपी हार गई थी, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़ 19 में हार गई थी, उपचुनाव हालांकि जीत गई थी। तो ये वो सीटें हैं जहां पर माना जा रहा है कि अगर थोड़े थोड़े वोट भी राजभर शिफ्ट करवा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, तो फिर पिछली बार जो वो 14 के मुकाबले खराब प्रदर्शन की थी, इस बार उसका प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। लेकिन आशुतोष जी, आप कुछ टिप्पणी कर रहे थे उनके बयानों पर। ओपी राजभर अगर आज तारीफ कर रहे हैं तो आपको क्यों चुभ रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चुभ रहा, क्योंकि मुझे वो बयान उनका याद आ रहा है जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा था कि वो तो मेरी हत्या करवा देना चाहते हैं। अब अगर आप अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं तो उसमें अगर गंभीरता नहीं है तो फिर मैं आपको गंभीर क्यों मानूं? और अगर उसमें गंभीरता थी तो फिर आप उनके साथ आज क्यों खड़े हुए हैं? तो ये जो दल बदल जो है, या एक पार्टी छोड़ के दूसरी, ये जो अवसरवादिता की राजनीति है, इसमें हमेशा ये कहा जाता है कि मैं जनता के हित के लिए, अंत्योदय के लिए, आखिरी आदमी के आंसू पोंछने के लिए मैं कर रहा हूं। हकीकत ये होता है कि इसमें सिर्फ अपना इंटरेस्ट होता है, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप इनके बयानों को खाली उठाकर देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को लाने से क्या कोई फायदा भी होगा? कहीं ऐसा ना हो जनता उल्टे कुछ रिएक्ट करे। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ के शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए। बयानबाजियों का लंबा दौर हमने 2022 के इलेक्शन में देखा था, जब बीजेपी को पानी पी कर कोसते थे राजभर जी, लेकिन वही राजभर आज खिले हुए फूल की तरह से आप लोगों को बड़े सुहा रहे हैं। मजबूरी है या जरूरी है राजभर जी बीजेपी के लिए? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो आज जो योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और उसमें जिन सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व मिला है, जो लोग मंत्री बने हैं, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। ये एक संकेत है कि हमारे साथ जो गठबंधन दलों में जो भी लोग हैं, चाहे वो छोटे दल हों चाहे बड़े दल हों, हम पूर्ण बहुमत होने के बावजूद उनको प्रतिनिधित्व देते हैं। 2014 का लोकसभा का चुनाव भी आप देख सकते हैं, 282 सीट जीत के भी हमने दिया था। 2019 में 303 सीट जीतने के बाद भी हमने अपने सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया। ये हमारे गठबंधन की नीति है और उसका एक परिचय आज फिर आपने देखा है। रही बात में अभी पॉलिटिकल पंडितों की, बहुत 2 पंडित जी बैठे हैं यहाँ पर, अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं, मैं सुन भी रहा हूँ उनको। वो तो 14 में भी हमें नहीं जिताते थे, 19 में भी नहीं जिताते थे। आज भी उनकी कल्पना संभवतः यही है कि साहब क्या हो जाएगा। आज इनको अवसरवादिता याद आ रही है। आज 70 साल के राजनीतिक इतिहास को देखें तो न जाने किसने कितनी बार पलटी मारी होगी। हरियाणा की कथा तो बहुत प्रसिद्ध है। तो आज इनको अवसरवादिता जरूर दिख रही है। लेकिन एक
हर दल जो है चुनाव जीतने के लिए अपनी एक रणनीति बनाता है और उसमें हर छोटी बारीक चीजों को हम ध्यान भी रखते हैं। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही हम किसी भी छोटे दल को छोटा नहीं समझते। हम ये मान के चलते हैं कि हर दल का अपना महत्व है। यदि वो हमारा सहयोग कर रहा है तो हम उनका सहयोग लेंगे और हम किसी चुनाव को जो है कमजोर यानी हल्का चुनाव भी नहीं मानते। हम हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और इसीलिए आप देखते हैं कि हम अपनी उपलब्धि। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। मैं आऊंगी कुछ और सवालों के साथ। अनुराग भदौरिया, संदीप राठी एक टिप्पणी इन लोगों की भी ले लेती हूँ। चित्रा जी एक टिप्पणी मात्र करना है। लोग राजनीतिक बयान की बात कर रहे हैं। अभी तो 3 महीना पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच क्या क्या नहीं हुआ। चुरकट नेता से लेके अखिलेश वखिलेश से सारा कर्म हो गए। आप पार्टी के साथ क्या क्या नहीं हुआ कांग्रेस का, तो वहां तो नहीं दिखा। भाजपा को जो है समझाइश देने की बढ़िया जल्दी रहती है, तो अच्छी बात है, दीजिए। आप विश्लेषक हैं, आपको देना भी चाहिए, आपका अधिकार है। लेकिन जनता भी समझती है और जनता जो है ये भी समझ रही है कि आने वाले 2024 में किस ढंग से हम 2024 को अनुराग भदौरिया जी 400 सीट आज जिन 4 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है बीजेपी की ओर से, इसके जरिए संदेश ये देने की कोशिश है कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है 2024 के इलेक्शन में, और देखिए किस तरह की कामयाबी उसको मिल रही है। अनुराग जी देखिए, चित्रा जी आपको भी वैसे ये जब शपथ ग्रहण हो रहा होगा तो आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा। ये वही राजभर जी है, इनका वोट राजभर जी इनका वोट भरेंगे नहीं, वोट खाली कर देंगे। क्योंकि राजभर जी कितनी बातें करते हैं आप जानते हो। बीजेपी के लिए क्या कहते थे, मोदी जी के लिए क्या नहीं कहते थे, सबसे झूठे हैं, योगी के लिए क्या नहीं कहते थे। खैर छोड़िए, उस बातों पे हम नहीं जाते हैं। आपने दिखाया कि ये पिछड़े अति पिछड़े और इनके 1.5% उनके 3%। अरे भैया, इनके पास कोई वोट नहीं है। इनके पास वोट होता तो आपको याद होगा जब दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीत के गए थे तो उनको वोट मिला था और जीते थे वो। उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी और घोसी में लड़ने गए तो राजभर जी दम भर रहे थे। अरे आपकी बात देखो, हम ऐसा पटकी मारेंगे कि सब देखना समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना भूल जाएगी और हम दोबारा से सबको इटावा भेज देंगे तो दिल्ली भेज देंगे। मार गमछा डाल के तान रहे थे इधर से उधर, ऐसा ताना कि मतलब। मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 4 नए मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बधाई दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश सरकार में आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारते हुए विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील शर्मा ने शपथ ली है, जिनको बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एक बार अनुराग जी की बात पूरी हो जाए। अनुराग जी, मुख्यमंत्री बधाई दे रहे हैं और यहाँ पर हम ये आंकड़ा दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार जल्दी से आपकी बात हो जाए। अपनी बात को पूरी कीजिए। देखिए तो राजभर जी जरूर दारा सिंह चौहान जी को दिल्ली लेके गए होंगे, बोले होंगे अरे भैया चिंता मत कीजिए, हम भी तो जिताए हैं समाजवादी पार्टी को, पूरा हमने जिता दिया है। दारा सिंह से रिजाइन करवाते हैं और दारा सिंह जी को हम जिताएंगे इस बार 1 लाख वोट से। और दारा सिंह ने भारत समाजवादी पार्टी से रिजाइन किया, बीजेपी से लड़ने गए, घोसी में करीब 45,000 वोट से हार गए। तो इनका वोट बैंक कहाँ है बता दीजिए। राजभर जी अपना बूथ नहीं जिता, चिंगाड़ हाथी तो इटावा में घुस जाते। शुक्र करो हाथी नहीं था वहाँ पर। बीच में बोलने के भदौरिया साहब, कौन बीच में बोलता है? अरे ये बीएसपी के समर्थक है, आप ही के सहयोगी 2019 वाले। नहीं, किसी के बीच में नहीं, शुक्र करो वहाँ हाथी नहीं था। 2019 वाले शुक्र करो हाथी नहीं था वहाँ पर। ये 2019 वाले पता नहीं लगा समाजवादी पार्टी का कि हाथी कहाँ चला जाएगा। मैं बात मेरी पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी जाए। देखो जाहिर सोनिया गांधी को आगे करके सफल नहीं होगा। के शब्दों की बात नहीं करेंगे, ठीक है? व्यक्तिगत टिप्पणी इनके पीछे बोला नहीं, क्यों बोलना है मेरे बीच में? मैं बोला क्या किसी के बीच में? बोलिए। जब मैं इनसे कह रहा हूं कि जिससे इनके पास क्या वोट बैंक है वो आपने देख लिया। जो 45,000 से वोट से हार गए हो, जो अपने साथी को वोट ना दिला पाए हो, खुद वोट नहीं पाए हो, समाजवादी इनके साथ थी, समाजवादी के साथ थे तो इनकी कुछ वहां पे वोट मिल जाते थे। अब इनको वोट मिलेंगे 0/सन्नाटा। और इसीलिए सरकार ने इतना समय लगाया इनको मंत्री बनाने में।
ठीक है, बना जरूर दिया है, लेकिन इनके पास कोई वोट नहीं है, क्योंकि इनकी जो भाषा शैली है, इनकी जो कार्यशैली है, ये कौन ऐसा नेता है जिसके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल चुके? चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, किसके बारे में राजभर जी ने नहीं बोला? बता दीजिए मुझे, क्या क्या नहीं बोला, ये बता दीजिए मुझे। उन शब्दों का मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो ये वो लोग हैं जो खाली भारतीय जनता पार्टी इस बात से डरी सहमी हुई है, उसे पता है कि वो नहीं जीत रही उत्तर प्रदेश में, इसलिए जोड़ने की कोशिश कर रही है। कोशिश शर्मा जी, आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। के शर्मा जी, हाँ बस हो गया आपकी बात, हो गई आपकी बात। ज्यादा नहीं, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। उत्तर प्रदेश में बम फटेगा। नहीं, चित्रा जी बस इतना कह दो, इनको चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। महंगाई का बम फटेगा, इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जनता ये बम फोड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी बम फटेगा। ये पुराना रिकॉर्ड है, भदौरिया जी बंद करो। ठीक है, बोलिए। देखिए, अभी ये अभी बता रहे हैं कि इनके पास कोई वोट नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के पास क्या वोट है? लोकसभा में इनके 3 जो है उम्मीदवार अभी आज के डेट पर है, एट प्रेजेंट में, तो क्या है, 3 ही सांसद है ना 80 में से, तो इनके पास कौन सा वोट है? तो किस पर रेटिंग हार रहे हैं? 4 चुनाव हार चुके हैं। अरे भैया, 2 विधानसभा के हार गए, 2 लोकसभा के भी हार। 2022 के चुनाव तो इनके पास यदि यही इनका आकलन है, अरे भैया पहले नहीं बोला था, अब बीच में क्यों गले फाड़ रहे हो यार? अनुराग जी, बीच में गले क्यों फाड़ रहे हो? आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, अब उनको सुन लीजिए प्लीज। अनुराग जी प्लीज, आप धर्मवीर चौधरी जी को शांत करा रहे थे, अब खुद भी तो चुप रहना सीखिए प्लीज। कौन आ रहा? भारतीय जनता पार्टी। प्लीज अनुराग जी, ठीक है, प्लीज अनुराग भदौरिया जी। के शर्मा जी, भैया अभी तो चुनाव हुआ है, कौन आ रहा? नहीं, इनका साउंड आपको डाउन करना पड़ेगा। ये भदौरिया जो है ना, इनकी तो टेप रिकॉर्ड बंद नहीं होते। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि यही आकलन है, यही इनकी सोच है, तो ये बता दें, जिनके पास 80 में से 3 सांसद है, इनके पास कौन सा वोट है? 4 बार वहां उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए हैं, तो क्या वोट है इनके पास वहां पर? किसके पे ऊपर में दम भरते हैं? इसलिए चित्रा जी, यही मैं कहता हूं, ये अहंकार, ये जो है लोगों के साथ जो जिस ढंग का व्यवहार करते हैं, इसीलिए इनकी ये गति हो रही है। और बार बार ये दूसरे की बात कर रहे हैं। इनके यहाँ मौर्या जी है ना, कितनी पार्टी छोड़ के आए हैं? क्या मुलायम सिंह को गाली नहीं दिया? उसी मौर्या जी ने मुलायम सिंह को क्या नहीं बोला? उसी मौर्या ने अखिलेश यादव को क्या नहीं बोला? आज वो महामंत्री बना के बैठाए हुए हैं, दूसरों को क्या ज्ञान देते हुए? अरे भैया, काय की बदतमीजी कर रहे हो यार? लेकिन जनता ने हरा दिया। कोई नहीं सुनने वाला है। भदौरिया हो गया काम तुम्हारा। अरे भदौरिया, अब चित्रा जी, अनुराग जी प्लीज, मत कीजिए ये अनुराग जी प्लीज। नहीं, बोलिए। मैं वही उदाहरण दे रहा हूं कि जो मौर्या जी इनके यहाँ हैं, मौर्या जी है जो 4 पार्टी घूम कर आए हैं, क्या नहीं मुलायम सिंह जी को बोलते थे, क्या नहीं अखिलेश यादव को बोलते थे, आज उसको सबसे सम्मानित महामंत्री बना के बैठाए हुए हैं। ऐसे कितने लोग हैं? तो दूसरों के ऊपर पहले बोलने नहीं है समाजवादी पार्टी में, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आज इनकी समस्या चित्रा जी ये है कि आज जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार में है या केंद्र सरकार में है, और जिस ढंग से उनको प्रतिनिधित्व मिला है और जिस ढंग से लोगों की जो है विश्वास योगी सरकार के प्रति भी और मोदी सरकार के प्रति भी बढ़ा है, उसको लेके ये हर परेशान है। अब इनको अच्छा, ये क्या एक्सपेंशन करेंगे? इनके पास एक्सपेंशन करने के लिए क्या है? न सरकार है, न संगठन है, कुछ तो आप इतना ही कर सकते हैं कि पहले अपने रिश्तेदार। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। एक तरफ आपको बता दें योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट किया गया है। वो लिख रहे हैं, शपथ के सामने दूसरी शपथ, हम बेरोजगार, पेपर लीक से प्रताड़ित, नौकरी के लिए भटक रहे युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए शपथ लेते हैं कि हम ऐसे दलों को ही वोट देंगे जिनका लक्ष्य नौकरी रोजगार देना है। साथ ही ये भी शपथ लेते हैं कि हम सक्रिय होकर अपने परिवार और आसपास के मतदाताओं को सौहार्दपूर्ण सकारात्मक राजनीति के लिए जागरूक करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में संविधान में विश्वास करने वाले दलों को जिताने के लिए समाज से खुलकर अपील करेंगे। भाजपा हटाओ नौकरी पाओ, इस तरह की बातें अपने कार्यकर्ताओं के साथ संबोधन में उनकी ओर से कहा गया और उसके बाद उनकी ओर से ट्वीट करके ये जानकारी साझा की गई है। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। समर्थ, अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया। एक तरफ योगी कैबिनेट का विस्तार, तो वहीं दूसरी तरफ वो भी बताने वाले हैं तू डाल तो मैं पात। समर्थ,
बिल्कुल चित्रा, अखिलेश यादव भी उसी मोड में है जिस मोड में बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि एक और अगर आप देखें तो चार जो चेहरे हैं, ये तीन चेहरे सपा के साथ थे, यानी कि अखिलेश के साथ थे। चाहे दारा सिंह चौहान हो जो यूपी चुनाव में गए, या ओम प्रकाश राजभर हो जिन्होंने यूपी चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ा, या फिर अनिल कुमार हो जो आरएलडी से थे, विधायक पक्ष में यूपी में अलायंस पार्टनर थे। तीन बड़े चेहरे अगर बीजेपी ने तोड़े तो अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी बहुत कुछ है जो पत्ते उन्होंने अभी नहीं खोले हैं। मैं इस वक्त राजभवन के ठीक बाहर मौजूद हूं और अगर आप यहाँ देखेंगे चित्रा तो राजभर समर्थक फूल मालाएं लिए यहाँ मौजूद हैं और तैयारी में है कि कब ओम प्रकाश राजभर बाहर आए और उनके स्वागत में ये मालाएं बरसाएं। जी चित्रा, किसको क्या मंत्रालय मिल रहा है, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? समर्थ राजभर जी ने शपथ तो ले लिया है, लेकिन पद कौन सा संभालेंगे, पोर्टफोलियो क्या होगा, कोई जानकारी मिली है क्या? बिल्कुल चित्रा, सबकी नजर फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन चारों ही लोग कैबिनेट मंत्री बने हैं। चारों ही जो चेहरे थे उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। क्या उनका पोर्टफोलियो रहने वाला है, इस पर सबकी नजर है। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की मंशा यह है कि उनको कुछ ऐसा पोर्टफोलियो मिले जिसमें वो काम कर सके। वो काफी दिनों से वो आकांक्षी हैं इस पद को लेकर और उसी बीच में वो बयान भी देते हैं कि अगर मंत्री पद नहीं मिलता है तो होली हम नहीं मनाएंगे। फिलहाल समर्थक जो है चित्रा वो काफी खुश है। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? आज आप लोग फूल लिए खड़े हैं यहाँ पे। जी बहुत खुश हैं, हमारे समाज के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए विकास की बात है और इन्होंने शपथ लिया है आज हमारे दिलों में और लोगों के बीच। ठीक है, कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, इसी दिन का वो इंतजार भी कर रहे थे। मैं संगीत रागी जी फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से कुछ आंकड़े अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि दरअसल अगर इन चार चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा वक्त में जोड़ा है तो हर एक वोट जरूरी क्यों होता है उसके लिए ये जो वोट प्रतिशत है इसके जरिए 2022 में देखिए विधानसभा चुनाव में आरएलडी को 2.85% वोट शेयर हासिल हुआ था, निषाद पार्टी को 1% से कम, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण था। यहां पर अपना दल को 1.62% और सुभाषपा को यहां पर 1.36%। विनोद अग्निहोत्री जी, तो हर एक वोट जरूरी होता है, इसी वजह से तमाम विवादास्पद गैर जरूरी बयानों के बावजूद सब बातों को दरकिनार करके 24 का चुनाव है, मोदी के लिए 80 सीटें जितनी है तो सबको विरोधियों को भी साधने की कवायद है। निश्चित रूप से मैंने कहा ना, जो के शर्मा भी कह रहे थे कि भाई हर पार्टी अपना जीत सुनिश्चित करने के लिए तमाम सारे कवायद करती है और अब इसका कोई मतलब नहीं रहा है कौन किस दल में कब गया, क्या बयान दिए, क्या बयान नहीं दिए। सब दल इसमें जो है सब शामिल हैं। भारतीय राजनीति जो है इस समय राजनीतिक अवसरवाद की पराकाष्ठा के दौर से गुजर रही है और उसमें सारे दल शामिल हैं। इसे किसी एक पर टारगेट करना ठीक नहीं है। जहां तक वोट परसेंटेज की बात है, देखिए जैसे 2.85% वोट है किसका है, आरएलडी का है, तो इसमें अकेले आरएलडी का वोट नहीं है, इसमें गठबंधन था, समाजवादी पार्टी का भी वोटर ने भी वोट दिया होगा। इसी तरह जो जिस दल के साथ था, मान लीजिए जो बीजेपी के साथ था उसको बीजेपी के वोटर का भी वोट मिला होगा। और चूंकि कम सीटें लड़ते हैं इसलिए इनका वोट परसेंटेज भी कम आता है। अब 10 सीटें लड़ेंगे तो 10 के हिसाब से वोट परसेंटेज होगा। उस लिहाज से तो 2019 का बसपा और समाजवादी पार्टी का भी वोट शेयर उसी हिसाब से देखा जाएगा, जब बीएसपी को 19 और समाजवादी तो 19% वोट है उसका, जिन सीटों में लड़े वही तो वोट परसेंट हम लोग लेते हैं, पूरे प्रदेश का तो नहीं लेते हम ना। अगर वो 400 सीटें लड़े तो वोट परसेंटेज कुछ और होगा, अगर वो 400 में से 200 सीटें लड़ेंगी तो वोट परसेंटेज कम हो जाएगा। संगीत रागी जी, इसके जरिए 80 की 80 सीटों पर जो दावा है उसमें दम दिखेगा क्या? बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं अपने लिए तय करके रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा कहां संभव होगा 80 में 80? देखिए चित्रा जी, जो 2014 का भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव जीता था तो उसकी बहुत बड़ी थीम थी सोशल कोएलिशन। जो छोटे छोटे सोशल कोएलिशन बनाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, वो भारतीय राजनीति में एक नया प्रयोग था। 2019 का जो चुनाव था वह आप कह सकते हैं पठानकोट के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक था उससे एक बहुत बड़ा माहौल तैयार हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने जो डिलीवर किया था वो उस दोनों का सम्मिश्रण था। ये आज के दिन में जब भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा लक्ष्य रखा है 400 पार जाने का एनडीए के साथ, तो ऐसे में हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे मोटे जितने नट बोल्ट हैं वो सबको हम कस करके रखें। और मैं विनोद अग्निहोत्री जी की इस बात से सहमत होता हूं कि ये राजनीतिक अवसरवादिता वाला मामला जो है अब कोई विमर्श का विषय न रह गया। लेकिन मैं इससे इतर जाना चाहता हूं। देखिए, महाभारत में दुर्योधन को और उसको परास्त करने के लिए भगवान ने सारे विकल्पों को तलाश करने के बाद
चाहे वो भीष्म हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो द्रोणाचार्य। सत्य की जीत के लिए यदि असत्य का भी सहारा लेना पड़े तो कोई गुरेज नहीं है। जवाब दूंगा। भारत के धर्म की वैभव, विरासत और भारत के सांस्कृतिक सनातन बोध को जिंदा रखने के लिए और के साथ को रखना एक तरफ है, और या तो दुर्योधनों और शकुनियों के हाथों में छोड़ दें, ये दूसरा विकल्प है। मुझे लगता है कि शकुनियों और दुर्योधनों से इस भारत को बचाने के लिए ये जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रयोग करे वो ठीक से कर रही है, अच्छा कर रही है। जो कुछ भी इसमें आए वो सब कुछ स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो ताकतें हैं जो भारत को 70 सालों में कमजोर किया है, भारत के वैभव और विरासत को बचाया नहीं है, नष्ट किया है। सोमनाथ के उद्धार के बाद जो सिलसिला रुक गया था, नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो किया है। साथ साथ विकास का जो नया व्याकरण रखा है वो बड़ा एक अलग। और दूसरे एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं, आशुतोष मेरे मित्र हैं, दल बदल सिर्फ नेता लोग नहीं करते हैं, हमारे पत्रकार बंधु भी थे जो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गए थे, फिर कभी कांग्रेस के लिए बात करने लगते हैं। तो मेरे मित्र आशुतोष से पत्रकारों में भी शिफ्टिंग होती है, सिर्फ नेता ही आजकल शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। हमने देखा था कभी एक बड़े चैनल के बड़े एडिटर जो है आजकल हो गया वो कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं। संगीत जी, एक और एडिटर न्यूज, अरे संगीत जी कितना बोलेंगे भाई। आप अपनी बात रख ले, संगीत जी, जल्दी से। संगीत जी, तो आज से आप ये तय कर दीजिए कि आपको गांधीवाद में कोई आस्था नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं असत्य के साथ भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। तो क्यों गांधी का चुनाव ओढ़ते हुए आप लोग, क्यों भारतीय जनता पार्टी को गांधी को प्रातः स्मरणीय कहते हैं? गांधी जी तो कहते थे ना कि कभी नहीं कहा गांधी ने तो साधन की पवित्रता होनी चाहिए महाराज, साध्य की नहीं। साध्य तो अपने आप पवित्र हो जाएगा, साधन पवित्र होगा। चलिए ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हर एक फ्रेंड और हर एक वोट किस तरह से जरूरी होता है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश इसी रूप में है, क्योंकि 14 के मुकाबले 2019 में उसको सीटें कम मिली थी। लेकिन ये बात भी सच है कि सपा और बसपा के साथ में लड़ने के बावजूद यूपी की 80 में से 40 ऐसी लोकसभा की सीटें थी जहां पर 52 से लेकर 60% वोट शेयर बीजेपी को हासिल हुआ था। लेकिन 2024 का समीकरण क्या रहेगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।